एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से सेट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, आप सबको अच्छे से पता होगा। इस बुक के सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन आपको पहले ही मिल चुका है। तो आज से हम लोग फिर से इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस सेशन में हम लोग सेट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बुक में 3250 से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे सवाल जो होंगे वो सारे सवाल जो होंगे वो लेटेस्ट होंगे। 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं और उन एग्जामों में जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो आज की इस सेशन में हम लोग सेट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं और अब से प्रत्येक दिन आपको इस सेट का एक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं सेट 3 के पहले सवाल से। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये जो सेट 3 है ये 17/8/2022 के ग्रुप डी का पेपर है। इसमें जितने भी सवाल मैथ्स के होंगे वो सारे सवाल अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट 3 के पहले सवाल को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल कितना होगा। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल कितना होगा। तो द्विघात समीकरण है 4x² + 7x - 21 = 0। इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है -b/a। आप सबको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये सब आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा a की वैल्यू होता है और x का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा b की वैल्यू होता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा c की वैल्यू होता है। यहाँ पर हमेशा आपको कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योगफल होता है -b/a। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल जो होता है वह होता है -b/a। बस इसी फॉर्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योगफल आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा x² का कॉफिशिएंट 4, b बराबर हो जाएगा x का कॉफिशिएंट यानी कि 7। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योगफल कितना हो जाएगा। तो मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट जो होता है वह होता है -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा -7 और a की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होंगे, मूलों का जो योगफल होगा वह होगा -7/4। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 0.16 पे बार है प्लस 0.15 पे बार है प्लस 0.13 पे बार है। इन तीनों का सम कितना होगा, योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, दशमलव डेसिमल 16 पे बार है। डेसिमल 16 पे बार कहने का मतलब होता है कि जिस भी डिजिट पर बार लगा हुआ है, जिस भी अंक पे बार लगा हुआ है, वो अंक जो है वह बार बार रिपीट करता है। तो उसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उस जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 0.15 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में 5 जो है वह इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट कर रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे 3 जो है वह बार बार रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो इन तीनों का सम निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म आपको चाहिए। जब तक कि इन तीनों का भिन्न रूप आप नहीं निकाल पाते हो तब तक इन तीनों का योगफल आप नहीं निकाल सकते हो। तो देखिए, इसका जो भिन्नांश होगा वो कितना होगा वो देखिए। यानी इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए। हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद जिस भी अंक पे बार लगा हुआ होता है उसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिखने का तरीका यह है कि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, डेसिमल के बाद जितना भी अंक है उस अंक को लिख दीजिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक लिखा हुआ है तो दोनों अंक को आप लिख दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो 16 हमने लिख दिया है। अब जिस भी अंक पे बार लगा नहीं हुआ है, यानी कि जिस भी अंक पे बार नहीं लगा हुआ है उस अंक को अपने में इसमें से आप माइनस कर दीजिए। डेसिमल के बाद जितना भी अंक है उस अंक को लिख दीजिए और जिस भी अंक पे बार लगा हुआ नहीं है उसको आप पूरे में से माइनस कर दीजिए और बट्टे में जितने अंक पर जितना अंक पे बार लगा हुआ है उतना 9 की संख्या और जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना शून्य की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है तो इसलिए 1 9 की संख्या और एक ही अंक पे बार नहीं लगा हुआ है इसलिए शून्य की संख्या भी 1 हो जाएगा। बीच में प्लस तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 15 में से 1 घटा देना है।
15 में से 1 घटा देना है और बट्टा में जितना अंक पे बार लगा हुआ है उतना 9 की संख्या और जितना पे बार नहीं लगा हुआ उतना 0 की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 1 घटा देंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों का सम हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। 16 - 1 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 90, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अब प्लस ये हो जाएगा 15 - 1 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो जाएगा कितना 14 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 90। अब देखिए इन तीनों का अपने को सम चाहिए। अच्छा एक बात यहाँ पर हमने मिस कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा दीजिए। चलिए साइन हमने लगा दिया है। अब इन तीनों का सम हम लोग आसानी से निकालते हैं। अच्छा नीचे जो है वह सब का बेस समान है, तो नीचे में कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। नीचे जो हो जाएगा वह 90 ही होगा, नीचे जो हो जाएगा वह 90 ही होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि डिनोमिनेटर में जो है वह 90 एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट कर दीजिए, 15 + 14 होता है 29, 29 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी आपका उत्तर होगा 17/90, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल में दिया हुआ है कि 6 साल पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, ठीक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होती है, तो पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एज वाला जो सवाल होता है उसमें एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्या होता है कि दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर जो होता है वह हमेशा समान होता है। दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर जो होता है वह समय हमेशा समान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यही कंसेप्ट इस सवाल में भी हमें अप्लाई करनी है। कहा है एक पिता है और एक पुत्री है, इसके उम्रों का अनुपात जो है वह 6:1 है। लेकिन ये जो अनुपात है इसके उम्रों का, ये 6 साल पहले के उम्रों का अनुपात है। कितने का? 6 साल पहले इसके उम्र का अनुपात जो है वह 6:3 है। लेकिन 3 साल के बाद इसके उम्रों का अनुपात जो है वह 3:1 है। 3 अनुपात है। ये जो उम्रों का अनुपात 3:1 है, यह 3 साल के बाद के उम्रों का अनुपात है। 3 साल के बाद इसके उम्रों का अनुपात जो है वह 3:1 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी होगी, डॉटर का प्रेजेंट एज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने अभी आपको कहा कि दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर जो होता है वह हमेशा सेम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस सवाल में कि क्या इन दोनों व्यक्तियों के उम्रों का अंतर हमेशा सेम हो रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए इस फादर के 6 साल पहले उम्र का एज अगर इसका 6 ईयर था, तो 3 साल के बाद ये हो जा रहा है 3:1। तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वह 3 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वह कितने का हो रहा है, 0 का हो रहा है। तो डिफरेंस को हमें क्या करना है, सेम करना है। डिफरेंस को अपने को सेम करना है। कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पर देखिए इसके उम्रों का अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पर इसके उम्रों का अंतर कितने का है, 2 का है। और यहाँ पर इसके उम्रों का अंतर जो आ रहा है वह कितने का है, 5 का है। 5 का है। यहाँ पर देखिए 6 साल पहले उसके पिता की उम्र अगर 6 साल थी तो उसकी पुत्री की उम्र 1 साल रही होगी, तो इसके उम्रों का अंतर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, इसके उम्रों का अंतर जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर हमेशा सेम होता है। अब कहा 3 साल के बाद उसके उम्रों का अंतर जो होता है वह 3:1 हो जाता है। तो 3 साल के बाद उसके पिता की उम्र अगर 3 साल होगी तो उसकी पुत्री की उम्र जो होगी वह 1 साल होगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के उम्रों का अंतर जो है, पिता और पुत्री के उम्रों का अंतर जो है वो यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पर अंतर जो हो रहा है वह 5 हो रहा है। तो अंतर को समान करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस ब्रैकेट को 6:1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 3:1 को, इस रेशियो को 3:1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं। तो चलिए जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से इसको तो ये बना देगा 12:2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी 6 साल पहले पिता की उम्र अगर 12 साल थी तो पुत्री की उम्र जो होगी 6 साल पहले वो 2 वर्ष की होगी, ठीक है। अब इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 5×3=15, अनुपात कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के बाद पिता की उम्र अगर 15 साल है तो पुत्री की उम्र जो होगा वह 5 साल होगा। तो अब देखिए इन दोनों के उम्रों का अंतर जो है वह समान हो रहा है। ये 15 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 12 में से 2 घटेगा, अंतर कितना हो जाएगा 10 है। तो यहाँ पे उम्रों का अंतर जो है वह कांस्टेंट हो गया है। तो अब हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्रों का अंतर अगर समान हो गया है तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए 6 साल पहले पिता की उम्र 12 साल थी, लेकिन 3 साल के बाद उसके उम्र का अंतर, उम्र जो हो जा रहा है वह 15 साल हो जा रहा है। तो यहाँ पर उम्र जो है वह कितना साल से बढ़ रहा है, उम्र जो है वह 3 साल से बढ़ रहा है, अनुपात में 3 साल से बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 6 साल पहले उसकी पुत्री की आयु 2 साल थी, लेकिन 3 साल के बाद उसकी पुत्री की आयु जो है
वह 5 साल हो जाती है। तो यहाँ पर अंतर जो उम्र जो है वह कितना से बढ़ रहा है, 3 साल से बढ़ रहा है, यानी अनुपात 3 की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। यहाँ पर इसके उम्रों के बीच का अंतर जो है वह 3 से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में इसके उम्रों का योग जो होगा वह कितना से बढ़ेगा, तो माइनस, यानी कि 6 साल पहले इसका उम्र इतना था, 3 साल के बाद इसका उम्र जो है वह इतना हो जाएगा। तो इन दोनों उम्रों के बीच का जो अंतर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा ये बताइए, तो -6 और +3, इन दोनों के बीच उम्रों का अंतर जो हो जाएगा वह 9 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। -6 ऐसे ऐसे आएगा, फिर 0, फिर इधर आप बढ़िएगा +3 की ओर, तो इन दोनों के बीच इतने का अंतर हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा। तो -3 की वैल्यू अगर 9 के इक्वल है तो -1 की रेशियो 3 की वैल्यू अगर 9 के इक्वल है तो रेशियो 1 की वैल्यू जो होगा वह 3 के इक्वल हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान उम्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पुत्री के 6 साल पहले का उम्र चाहिए। तो अनुपात 1 का मान अगर 3 है तो अनुपात 2 का मान जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले उसकी पुत्री की उम्र जो है वह 6 साल था। 6 साल पहले उसकी पुत्री की उम्र जो है वह 6 साल थी, तो 6 साल के बाद यानी कि वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा, 6 साल पहले उसका उम्र अगर 6 साल है, 6 साल पहले उसका उम्र अगर उसकी पुत्री की उम्र 6 साल है तो वर्तमान उम्र उसका क्या होगा, उस लड़की की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो 6 साल अब प्लस 6 साल यानी कि 12 साल, यानी उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र जो हो जाएगी वह 12 ईयर हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। और यही सवाल का उत्तर होगा। 6 साल पहले उसकी पुत्री की उम्र अगर 6 साल है, 6 साल पहले उसकी पुत्री की उम्र अगर 6 साल है तो वर्तमान में आने के लिए 6 साल हमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उस पिता के पुत्री की वर्तमान उम्र जो होगी वह 12 साल होगी, और यह इस सवाल का उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता बताइए पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो अनुपात 1 का मान 3 हो जाएगा, तो 12 का मान 36, 36 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि पिता का वर्तमान उम्र 42 साल हो जाता है। सवाल को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रेडिशनली भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि किताबों में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। अब बताइए जो संख्याएं 4 से विभाजित होगी वो 2 से तो निश्चित विभाजित होगी, तो आप वैसी संख्या पता कीजिए 2 अंकों वाली जो 4 से विभाजित हो। जो 4 से विभाजित होगी वो 2 से निश्चित ही विभाजित होगी। और ध्यान रहे कि जो संख्या आपको चाहिए वो 2 अंकों वाली चाहिए। तो 2 अंकों वाली पहली कौन सी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी, तो आप कहोगे 12 होगी, 12 होगा जो 4 से विभाजित होगा। फिर अगला अंक क्या होगा, तो फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, और इसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा 2 अंकों वाला वह 96 होगा, जो कि 4 से डिवाइड होगा। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों वाली जो 2 और 4 से विभाजित हो। तो कोई भी संख्या अगर 2 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो होगा वह 4 से विभाजित होगा। मतलब कोई भी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वो 2 से तो निश्चित ही विभाजित होगा। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि अगर 2 अंकों वाली 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया है कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की जो सीरीज बनेगी वह कुछ इस प्रकार से बनेगी। और ध्यान रहे कि 2 अंकों वाली ही संख्या आपको चाहिए। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो ध्यान दीजिए ये एपी का सीरीज है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस सब जगह जो है वह सेम हो रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो किसी भी एपी के सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स जानने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वह लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अब बट्टे कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, अब +1 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। 96 - 12 हो जाएगा कितना, 96 में से अगर आप 12 को माइनस करते हो तो 84 हो जाएगा। और 84 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे और +1 करोगे तो ये आपको 22 दे देगा। 21 चौका 84, 21 4 से इसको काटोगे 21 बार में, 21 + 1 22, यानी कि 2 अंकों वाली 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की जो संख्या होगी वह 22 होगी। 2 अंकों वाली संख्या जो कि 4 से विभाजित होने वाली होगी उस संख्याओं की जो संख्या होगी वह 22 होगी। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 और 4 दोनों से विभाजित है, तो 2 अंकों वाली ऐसी 22 संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित होगी, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस bx अब +4 = 0। इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल जो है वह 9 है, तो b का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। हमें पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो x² का कोफिशिएंट होता है वह a का मान होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वह b का मान होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, मूलों का योगफल जो होता है वह होता है -b/a। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल जो होता है, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वह होता है -b/a। तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल यानी -b/a की वैल्यू अपने को सवाल में दिया गया है 9 है। तो अगर -b/a की वैल्यू 9 है
और आपको सवाल में दिया है a बराबर 5 है, तो बताइए b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बस इस a की जगह पर आपको 5 रखना है। तो यहाँ पर a की जगह पर जब आप 5 रखोगे तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, -45। ये 9 × 5 = 45, अब माइनस से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा कितना, -45। यानी कि b की वैल्यू जो होगा वह -45, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है वो सवाल में दिया हुआ है कि x का मान जो है वह 2 है, x की वैल्यू जो है वह 2 है। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है y का मान कितना होगा अगर ये सभी संख्याएं एक प्रोपोर्शनल में हो, समानुपाती में हो, तो y का मान कितना होगा। समानुपाती कहने का मतलब ये हुआ कि x + 2 डिवाइडेड बाय 2x + 7, 2x + 7 बराबर 6x + 9, 6x + 9 अब बटा हुआ है। ये सभी संख्याएं अगर समानुपाती में है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो y का मान कितना होगा, जहां पर x की वैल्यू आपको सवाल में 2 दे रखा है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू ही पुट करना है। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 4 कितना हो जाएगा 11। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 12 9 21 हो जाएगा। 12 9 x की वैल्यू सही है ना, x की वैल्यू क्या हमने सही से रखा है, 6 दूना 12 9 21। x प्लस क्या है 5 + x है, यहाँ पे क्या है 5 + x है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, ठीक है। और नीचे है 2x + 7 और फिर है 6 + 9 और y है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 9 21 आप बट्टे y। तो चलिए 7 तिया 21, 11 तिया 33, y की वैल्यू 33 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सवाल में दिया हुआ है एक साड़ी को एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में एवं सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो काम को खत्म होने में कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि काम कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। कहा ए किसी काम को 11 दिन में करता है। अगर ए किसी काम को 11 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 55 दिन में ख़त्म कर सकता है, सी उसी काम को 55 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क आप सबको पता होगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 220। क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 11 का सब क्या हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जो हो जाएगा वह 220 हो जाएगा, ठीक है। 55 चौका 220 होता है, ठीक है। एलसीएम 220 हो जाएगा, कुल कार्य जो है वह 220 है। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी आपको मिल जाएगा 20, यानी ए किसी काम को 11 दिन में करता है, 11 दिन में ही उसे 220 काम करना है, तो ए को प्रतिदिन 20 काम करना होगा। ए को प्रतिदिन जो है वह 20 काम करना होगा। अब बी पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में उसे 220 काम करना है, तो बी को प्रतिदिन 11 काम करना होगा, बी को प्रतिदिन 11 काम करना है। सी पूरे काम को 55 दिन में अकेले कर सकता है और 55 दिन में उसे 220 काम करना है, तो सी को प्रतिदिन 4 काम करना होगा। मतलब ए को प्रतिदिन 20 काम, बी को प्रतिदिन 11 काम और सी को प्रतिदिन 4 काम करना होगा। ए बी सी की इफिशियंसी आपको मिल गया है, ए की इफिशियंसी 20 है, बी की इफिशियंसी 11 है और सी की इफिशियंसी जो है वह 4 है। अब सवाल में दिया हुआ है कि काम जो है वो अल्टरनेट डेज में हो रहा है और अल्टरनेट डेज में इस प्रकार से हो रहा है कि प्रत्येक ऑड डेज पे, प्रत्येक विषम दिन में ए को सहायता करने के लिए बी आएगा और प्रत्येक इवेंट डेज में यानी कि सम वाले दिन में ए को सहायता करने के लिए सी आएगा। यानी कि काम कुछ इस प्रकार से आएगा कि होता है कि प्रत्येक ऑड डे में, प्रत्येक विषम दिन में ए को काम करने के लिए सहायता के लिए बी आएगा और प्रत्येक इवन डेज में, प्रत्येक सम दिन में ए को सहायता करने के लिए सी आएगा। तो इस प्रकार से काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे को एक चीज बताइए, अगर पहला दिन भी ए कर रहा है बी के साथ और दूसरा दिन भी ए काम कर रहा है सी के साथ, देखिए काम हो रहा है, पहला दिन ए के साथ काम करेगा बी, दूसरा दिन काम करेगा ए के साथ सी करेगा, फिर तीसरा दिन ए के साथ काम करेगा बी और चौथा दिन ए के साथ काम करेगा सी। मतलब प्रत्येक दिन ए काम करने के लिए आ रहा है, बी और सी जो है वह अल्टरनेट डेज में आ रहा है।
तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों मिलकर 2 दिन में कुल कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि सर ए जो है वह प्रत्येक दिन में काम कर रहा है। ये अगर प्रत्येक दिन काम कर रहा है और आप निकालना चाहते हो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम इसलिए हम लोग निकालना चाहते हैं क्योंकि अगर 2 दिन का आप काम निकालते हो तो ये तीनों व्यक्ति आ जाएगा। पहले दिन में ए और बी आ रहा है और दूसरे दिन में ए और सी आ रहा है। अगर 2 दिन का काम निकालते हो तो ये तीनों व्यक्ति आ जाएगा। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि 2 दिन में कुल कितना काम होगा, तो 2 दिन में काम हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c, यानी कि 2 दिन में काम जो हो जाएगा वह होगा 2 डेज में काम जो होगा वह होगा 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा। इतना काम खत्म होगा। 2 दिन में कुल मिलाकर इतना काम होगा क्योंकि a जो है वह लगातार आ रहा है। पहला दिन भी आएगा और दूसरा दिन भी आएगा, तीसरा दिन भी आएगा और चौथा दिन आएगा, और तब तक लगातार आएगा जब तक कि काम समाप्त नहीं होगा। लेकिन b जो है वह प्रत्येक ऑड डे पे आएगा। पहला दिन आएगा, फिर तीसरा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 7वां दिन, इस प्रकार से आएगा। लेकिन c जो है वह प्रत्येक इवेंट डेज में आएगा, दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, इस प्रकार से आएगा। तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तीनों मिलकर 2 दिन में कुल कितना काम करेगा। तो 2 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा। ए बी सी की इफिशिएंसी यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए का मान जो है वह 20 है, बी का मान जो है वह 11 है और सी का मान जो है वह 4 है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 2 दिन में ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर कितना काम कर रहा है। दोनों मिलकर 2 दिन में कुल मिलाकर कितना काम करेगा, 20 दूना 40 और 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55। 2 दिन में ये दोनों मिलकर 55 काम कर रहा है। 2 दिन में ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर 55 काम कर रहा है। तो 220 काम करने के लिए इसे कुल कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो सोचिए 55 को 220 तक लेके जाना है। तो सोचिए 55 में मैं किस संख्या से गुना करूं कि 220 हो जाए। तो आप कहोगे 4 से, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि 8 दिन में ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर कितना दिन काम को समाप्त कर सकता है, पूरे काम को, यानी 220 काम को समाप्त कर सकता है। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी इस प्रकार से ये काम करे ABC अल्टरनेट डेज में, जहां पर ए प्रत्येक दिन काम करे और बी और सी जो है वह प्रत्येक ऑड और इवन डेज में काम करे, तो पूरे काम को ये तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकता है। और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ठाक से एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर वह क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। मरम्मत पर उसने कुल कितना रुपया खर्च किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट है वो 2200 का है, ऐसे सवाल में दिया गया। उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मरम्मत पर उसने कुल कितना रुपया खर्च किया। मैं मान लेता हूं कि उसका जो उस स्कूटर का जो क्रय मूल्य रहा होगा वह 100 रुपया रहा होगा। देखिए हजारों तरीके हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि उस स्कूटर का जो क्रय मूल्य होगा वह 100 रुपया होगा, लेकिन क्या किया है कि उस व्यक्ति ने कि उस स्कूटर को क्रय मूल्य के 10% और लगा दिया उसको ठीक कराने में, यानी कि मरम्मत में उसे क्रय मूल्य का 10% और लग रहा है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो मरम्मत कराने में उसे कितना रुपया और लगेगा, ये बताइए। मरम्मत कराने में उसे और कितना रुपया लगेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। यानी कि मरम्मत कराने में उसे कुल मिलाकर 10 रुपया लग जाएगा। मरम्मत कराने में उसे 10 रुपया लग जाएगा, यानी कि इतना % उसे मरम्मत कराने में लग रहा है। ठीक है, अब कहा कि 2200 के लाभ पर उस स्कूटर को बेच देता है। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, कुल सीपी क्या हो जाएगा, तो टोटल सीपी जो हो जाएगा वह 100 रुपया और प्लस इस मरम्मत पर जो खर्च किया है उसको आप इसमें जोड़ दीजिए। तो जो हमारा नया सीपी बनेगा, जो हमारा न्यू सीपी बनेगा वह बन जाएगा 110 रुपया। यानी अब जो हमारा सीपी होगा वह 110 रुपया होगा। ठीक है, अब सवाल में कहा है कि 2200 रुपए के लाभ पर बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो अभी क्रय मूल्य जो है वो आपका 110 है और 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% के लाभ पर बेचता है तो 20% की वैल्यू होता है कितना, 1/5। तो प्रॉफिट पर अगर बेच रहा है यानी कि 6/5, यानी कि कुल मिलाकर इतना पर वह बेचेगा, कुल मिलाकर वह इतना पर बेचेगा। यानी उसका जो एसपी हो जाएगा, वह हो जाएगा 110 का 6/5 हो जाएगा। उसका एसपी जो होगा वह इतना हो जाएगा। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 22 छक कितना होता है, 132 होता है, 132 होगा। यानी उसका क्रय मूल्य अगर 110 है और 20% के लाभ पर वह बेच रहा है, मतलब कि वह उसे इतना रुपया में बेचेगा। तो हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि उसने मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया। मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वह 2200 रुपए की प्रॉफिट पर वह स्कूटर को बेच रहा है तो उसे कुल कितना लाभ होगा।
यहाँ पर देखिए 110 रुपया उसका क्रय मूल्य था और उसे 132 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कुल कितना का लाभ हो रहा है? 22 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन वास्तव में कितने का लाभ हो रहा है? 2200 का। यानी कि 22 की वैल्यू अगर 2200 के बराबर है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू जो होगा वह 100 के बराबर होगा। अब 1 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि मरम्मत पर उसने कुल कितना खर्च किया है। तो मरम्मत पर उसने 10 खर्च किया है, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेटमेंट में आप आंसर निकाल सकते हो। मुझे लिखना होता है तो ये सब चीज़ें दर्शाना पड़ता है, बाकी एक लाइन में आंसर निकाल सकता है। तो मरम्मत पर उसने कुल कितना खर्च किया था? 10 रुपया खर्च किया था, तो 10 की वैल्यू जो है अनुपात 1 का मान 100 है, तो 10 का मान जो होगा वह 1000 हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको रेशियो से कर सकते हो, परसेंटेज, बहुत तरीके होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर है और कहा है कि प्रत्येक ऑड डिजिट में से 2 माइनस किया जाता है, प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखा हुआ है 2769। अब कहा है कि प्रत्येक ऑड डिजिट में 2 जोड़ देना है। अच्छा, प्रत्येक ऑड डिजिट में प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इसमें से भी 2 घटाना है और प्रत्येक इवन डिजिट में 1 ऐड कर देना है। इसमें 1 जोड़ देना है, इसमें से 2 घटाइए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें से 2 घटाइए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें से 2 घटाइए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो जो नई संख्या बनेगी उस नई संख्या में कितने अंक जो है वह एक बार से ज़्यादा रिपीट करेगा। तो नए अंक जो बनेंगे वह हो जाएगा 8 + 1 9, 3 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, 2 में से 2 घटे, अच्छा 2 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, 7 में से 2 घटाओगे 5 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे नई संख्याओं में ऐसे कितने अंक हैं जो कि 1 से अधिक बार आ रहा है। तो 2 अंक हैं जो कि 1 से अधिक बार आ रहा है, एक 3 है और दूसरा 7 है, तो 2 अंक है जो कि 1 से अधिक बार आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। कहा है कि राम की आयु 55 साल है। राम की उम्र जो है वह 55 साल है, ठीक है। और सोम की आयु जो है वह 25 साल है। सोम की आयु जो है वह 25 साल है, ठीक है। कहा कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी थी। कितने वर्ष पहले राम की आयु जो है वह सोम की तिगुनी थी। कितने साल पहले राम की आयु सोम की तिगुनी थी। अगर मैं इसमें से 10 माइनस करता हूँ तो इसमें से भी 10 माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। तो देखिए राम की आयु जो है वह सोम की तिगुनी हो रही है, मतलब कि कितना साल पहले? 10 साल पहले। कौन सा ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि 10 साल पहले राम की आयु जो है वह सोम की आयु का तिगुना था। राम की आयु जो है वह सोम की आयु की तिगुनी थी। कितने साल पहले? 10 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। कहा एक ग्राफ तालिका है और इसमें 5 अलग अलग विषयों का अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्याएं हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है गर्ल्स का रेशियो किस किस सब्जेक्ट का? तो फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इन तीनों विषयों में लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंक जो है वह कितना है? भौतिक विज्ञान में लड़कियों के द्वारा 135 अंक प्राप्त किया जाता है, 135 अंक। केमिस्ट्री में लड़कियों के द्वारा 195 अंक और बायोलॉजी में लड़कियों के द्वारा 165 अंक प्राप्त किया जा रहा है। तो बस इसी का अनुपातिक मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 नमा 45, 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नमा 27, 13 तिया 39, 11 तिया 9:13:11। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 18.5 सेंटीमीटर गुने 12.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? एक बात बताइए, अगर घनाभ के सभी सतहों को अगर पेंट कर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पेंट किए जाने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यूबाइड के सभी सरफेस को पेंट किया गया है, मतलब कि क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया को पेंट किया गया है, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कि उस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वह होता है
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उस क्यूबाइड की दे रखी है। घनाभ की लंबाई आपको दिया हुआ है 18.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ आपको दिया है 12.5 सेंटीमीटर, यही दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चौड़ाई जो है वह 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है वो सवाल में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये तो इंटीजर ही दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने में समय लगता है, जब चीज़ें डेसिमल में दे रखा हो तो सवाल जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आसान सवाल को भी सॉल्व करने में, आंसर निकालने में समय हमें लगता है, तो इस डेसिमल के साथ कोई खेल हमें खेलना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर लंबाई 18.5 सेंटीमीटर है और मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को इंटीजर वैल्यू रख के सवाल को सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसको आप क्या कीजिए 0.5 सेंटीमीटर में कम कर लेता हूं, तो इसकी लंबाई मान लीजिए कि लेंथ जो है वह 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चूंकि लेंथ को आपने 0.5 सेंटीमीटर से कम किया है तो ब्रेथ को 5.5 सेंटीमीटर से बढ़ा दीजिए। तो 0.5 सेंटीमीटर से इसको अगर आप बढ़ाते हो तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट को आप सेम ही रहने दीजिए, पहले जितना था उतना ही रहने दीजिए। अब ये डाटा यहाँ पे रख के आप देखिए, आंसर निकालिए और सबसे जो पास वाला आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा। और ध्यान रहे कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से अगर किसी भी एक को आपने बढ़ाया है, यहाँ पर जितना इफिशियंसी से इसको हमने माइनस किया था उतना ही इफिशियंसी से इसको बढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान रहे कि सेम इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर जो आ जाएगा वो फाइनल आंसर से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि लेंथ को आपने 0.5 सेंटीमीटर से कम किया है तो ब्रेथ को आपने 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया है। हाइट के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, बस लेंथ और ब्रेथ के साथ आपने कुछ भी किया है, मतलब कि इसको 0.5 से कम किया है तो इसको आपने 0.5 से बढ़ा दिया है। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह उसके टोटल सरफेस एरिया पे पड़ जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो आपका फाइनल आंसर से कुछ ज्यादा ही आएगा। तो ध्यान रहे कि आंसर आपका जो आएगा वह फाइनल आंसर से ज्यादा आएगा। तो जो ऑप्शन में आएगा उस आंसर, यहां पर जब आप वैल्यू रखोगे ये वाली वैल्यू, तो आपका आंसर जो आएगा वह फाइनल आंसर से ज्यादा आंसर आएगा, तो उससे कम वाला आपको आंसर टिक करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, 18 तिया होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 18 तिया 54 के 4, बाकी 5 हो जाएगा। 18 और 5 होते हैं कितना, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना होता है 23, 18 और 5 होता है 23, ठीक है। प्लस बी एच यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 130 हो जाएगा, प्लस एल एच यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 180 हो जाएगा, राइट। अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके आप सम लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 468 प्लस ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी कि 260, अब प्लस ये हो जाएगा 18 दूना 36 यानी कि 360। अब हम सबका आंसर निकालते हैं। देखिए आंसर आपका क्या होने वाला है, 3 2 5 4 9, 900, ठीक है। 900 तो ऐसे ही हो गया, और फिर ये 60 प्लस 60 प्लस 68, तो इसको आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 900 प्लस 60 प्लस 68 प्लस क्या है, प्लस 60, यही है ना। इन सब का सम आप निकालते हो तो क्या आपको मिलेगा, 120 प्लस 68, 120 प्लस 68 यानी कि 188, ऐसा ही मिलेगा ना, 188 प्लस 900 यानी कि 188 प्लस 900 प्लस 900, तो आपका उत्तर जो आ रहा है वह 1088 आ रहा है। तो देखिए इस आंसर के पास सबसे पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 1082 दशमलव क्या हुआ है, 82.5, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इतना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर चूज कर ही सकते हो। हमें पता है कि हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन ये कब आ रहा है, जब आपने इसको डेसिमल 5 से कम किया और इसको डेसिमल 5 से बढ़ा दिया है, तो आपका आंसर ये आ रहा है। तो आप आंसर अगर आप ये लगाते हो तो इसको लगाने से पहले ऑप्शन को देखिए कि इस संख्या के पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आप महसूस करोगे ऑप्शन नंबर सी ही इस ऑप्शन के सबसे करीब है, तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि जब वैल्यू ओरिजिनल डाटा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आप ये सब रखोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वह आ जाएगा कितना, फाइनल आंसर जो आएगा वह होगा 1082.5, यहाँ पे है 1082.5 1082.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए, सवाल को आसान करने के लिए एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा,
नहीं तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सवाल में दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ अगर 14 सेंटीमीटर है और उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। आप सबको अच्छे से पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 इंटू a²। जहाँ a की वैल्यू 14 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 14 × 14, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 7, 2 × 2 ये हो जाएगा। तो उत्तर आपको मिलेगा 49√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। कुछ है ही नहीं। चलिए 14 नंबर को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि कर दे, यदि विक्रय मूल्य को 100 रुपये से बढ़ा दे तो उसे 6% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? एक बात बताइए, पहले उसे 14% का हानि हो रहा था, पहले उसे 14% का हानि हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने 100 रुपये की वृद्धि किया विक्रय मूल्य पर तो उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ हो गया। तो ये जो 6% का लाभ हो रहा है, ये जो 6% का लाभ हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है? 100 रुपये की वृद्धि होने की वजह से। यानी कि पहले 14% का हानि होता था, पहले उसे 14% का हानि होता है, लेकिन जब उसने विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि कर दिया तो इस प्रकार से उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो 100 रुपये की वृद्धि हुई है वह कुल कितने प्रतिशत की वजह से हुई है? तो 14 और 6 20, यानी कि इन दोनों के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है? 20% का अंतर है। 14 ये देखिए माइनस का 14% है, देखिए ध्यान से, माइनस का 14 है तो ये धीरे धीरे आएगा 0 पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा ये +6 पर। तो इन दोनों के बीच कितने % का गैप है? कितना का गैप है? 20 का है। तो 20% की जो वैल्यू होगी वह 100 के इक्वल होगा। यानी कि इस 20% की वैल्यू जो होगी वह 100 के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू कितना होगा? क्योंकि सीपी जो होता है वह 100 पे कैलकुलेट करते हैं, तो 500, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 500 होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 7 और लघुत्तम समावर्तक इतना है। यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बात आपको ध्यान में रखना है, आपको पता ही होगा। एलसीएम सवाल में दिया हुआ है, एलसीएम सवाल में दिया हुआ है 434 है, 434, और एचसीएफ सवाल में दिया हुआ है 7 है। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 14 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 दूना 14, 2 से इसको आप काट दीजिए, 2 17, 217 हो जाएगा। दूसरी संख्या 217, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 को तो आपने पहले ही सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। यहाँ पर एक लाइन एंड एंगल का एक सवाल दिया हुआ है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे सवाल को उड़ा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है ना वह 105 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वह 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वह y डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वह x डिग्री है। चलिए ठीक है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि 2x + y की वैल्यू कितनी होगी, 2x + y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ध्यान दीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। अगर ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है और इस समानांतर रेखा को, इन दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से अगर काट रही है तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, अंतः कोणों से 120 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको मिल गया है 120 डिग्री। और वैसे भी सोचिए, अगर ये 60 है तो ये 120, और ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिल गया है 120 डिग्री। y की वैल्यू जो होगा वह 120 डिग्री होगा। ये अगर 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा कितना, 120 डिग्री होगा। क्योंकि आप सबको अच्छे से पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, तो ये 120 डिग्री का होगा। तो अगर ये 120 डिग्री होगा तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री होगा। तो ये 120 है तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये अगर 60 डिग्री है और ये दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए y की वैल्यू आपके पास है 120 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये x डिग्री है और ये 105 डिग्री है, तो x की वैल्यू जो होगा वह 75 डिग्री होगा, इतना बात आपको पता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है 2x + y, तो 75 दूना होता है 150, 2x
प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू चूंकि 75 है तो 75 दुना होगा 150 यानी 150 अब प्लस वाई यानी 120। ठीक है, तो ये 50 20 हो जाएगा 70 यानी कि 270 डिग्री, ये होगा ना 217 डिग्री, 270 डिग्री 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 270 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। कहा एक व्यक्ति की धनराशि जो है वह 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो 6 वर्ष के बाद उसे कुल कितना अमाउंट मिलेगा, मिश्र धन कितना मिलेगा, जबकि मूलधन 75,000 रुपया है। ठीक है, तो इस यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ही आपसे, सिंपल अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए ऐसा ही निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। तो यहाँ से SI आप निकालते हो तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75,000 इंटू 7.5% यानी कि 15 बट्टे 200, 15 बट्टे 200। ठीक है, आई इंटू टी ये हो जाएगा यानी कि 6। ठीक है, यहाँ से आप SI निकाल सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15 तिया 45। तो यहाँ से आपका SI बनेगा कितना, 750 गुना 45। ठीक है, इतना ही मिलेगा ना। ठीक है, तो ये आपका SI बन जाएगा। फिर इसको आप 75,000 में ऐड कर दीजिए और आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना, चेक कर लीजिए इसको। जब आप निकालते हो तो फिर 75,000 में इसको हमें ऐड भी करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आपको मिलेगा उसको 75,000 में ऐड करोगे तो उत्तर आपका क्या मिलेगा। 2 ऑप्शन तो वैसे भी खत्म है, ऑप्शन नंबर बी और डी। ए और सी में से आपका कोई उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो जाएगा। जब आप 75,000 में 750 गुना 45 को जोड़ोगे तो उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिएगा, है नहीं, इसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। सवाल में दिया हुआ है एक्स वाई किसी काम को क्रमशः 8 दिन 12 दिन में कर सकता है। यदि वो वैकल्पिक दिन में काम करे, मतलब बारी बारी से काम करे, एक एक दिन छोड़ करके, और काम की शुरुआत एक्स करे तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। एक्स है और वाई है, ये 8 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है, तो कुल काम जो होगा वह 24 होगा। तो एक्स की इफिशियंसी 3 होगा तो वाई की इफिशियंसी 2 होगा। अब सवाल में कहा है कि पहला दिन काम करता है एक्स और दूसरा दिन काम करता है वाई, फिर तीसरा दिन एक्स, चौथा दिन वाई, यानी कि बारी बारी से काम करेगा। पहला दिन एक्स अकेले करेगा, दूसरा दिन वाई अकेले, तीसरा दिन एक्स अकेले, चौथा दिन वाई अकेले। तो इस प्रकार से काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। मुझे एक बात बताइए कि 2 दिन में ये दोनों मिलकर कुल कितना काम करेगा, क्योंकि कम से कम अगर आप 2 दिन का काम लेते हो तभी ये 2 व्यक्ति शामिल हो पाएगा। तो 2 दिन में ये दोनों मिलकर कुल कितना काम करेगा। तो एक्स एक दिन में 3 काम करता है और वाई एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कुल 5 काम करेगा। 2 दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करता है और आपको करवाना है 24 काम। तो सोचिए इसमें मैं कम से कम कितना से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 के आसपास पहुँचा जा सके। 24 से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई की हो तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि 8 दिन में ये दोनों मिलकर 20 यूनिट काम कर दिया है। अभी भी 4 यूनिट काम बचा हुआ है, अभी भी 4 यूनिट का काम बचा हुआ है। और ध्यान रहे एक्स काम की शुरुआत करता है, यानी एक्स अगर हर विषम दिन पे काम करता है, यानी कि एक्स पहला दिन काम किया, फिर तीसरा दिन करेगा, फिर 5वां दिन काम करेगा, इस प्रकार से। तो अगर एक्स हर ऑड डे पर काम करता है और 8 दिन में कुल 20 काम हुआ है, तो 9वां दिन काम करने कौन आया होगा। तो 9वां दिन काम करने एक्स आएगा और 3 काम कर देगा, तो 9 दिन में कुल मिलाकर 23 काम हो गया है। 9 दिन में कुल मिलाकर 23 काम हो गया है। तो अब काम कितना बचा हुआ है, 1 काम बचा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 1 काम बचा हुआ है। और इस काम को समाप्त करने के लिए वाई आएगा तो 1 दिन में 2 काम कर देगा, यानी काम एक ही है, काम एक ही बचा हुआ है, लेकिन वाई 1 दिन में 2 काम करता है। तो इतना काम खत्म करने में उसे कुल इतना दिन का समय लगेगा। 9.1/2 ऑप्शन नंबर सी। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहा एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। क्वेश्चन नंबर 19, 3 घंटे में अगर वह 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, और सवाल में कहा है वह अगले 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटा जो बाद में उसने तय की है, उस 2 घंटा में उसने कुल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, अगर 3 घंटा में उसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और वह आगे 2 घंटे की यात्रा और करता है, तो इस प्रकार से पूरी यात्रा का उसकी औसत चाल जो है वह 30 हो जाता है। यानी कि
3 घंटा उधर और 2 घंटा इधर, यानी कि 5 घंटा में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। 5 घंटा में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चल रहा है, तो 5 घंटा में उसने कुल 150 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वह 150 हो जाएगा। अब उसमें से 3 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया है, तो 2 घंटे में जो बाद में जो उसने 2 घंटे में दूरी तय की है, वह 2 घंटे में तय की गई दूरी कुल कितनी होगी, तो 150 माइनस 3 घंटा में तय की गई दूरी, यानी कि 2 घंटा में उसने कुल मिलाकर 70 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 है कि एक आकृति है और इस ट्रेंगल के में ABC जो है, एंगल ABC जो है वह एंगल ABD के इक्वल है। BC की लेंथ जो है वह BD के बराबर है, तो ट्रेंगल CAB कॉन्ग्रेंट होगा। ट्रेंगल किस ट्रेंगल के, ये आपसे पूछा जाए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ट्रेंगल CAB कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल DAB, ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल DAB। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है। सवाल में दिया हुआ है एक ट्रेंगल इस प्रकार से बनाया हुआ है, इस प्रकार से है कि ये ऐसे करके गया है, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स A है, ये हमारा वर्टेक्स C है, ये हमारा वर्टेक्स D है और ये हमारा वर्टेक्स B है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि BC की लंबाई जो है वह BD के बराबर है, मतलब जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, ठीक है। और ये वाला जो वर्टेक्स है वो भी मिलाया गया है, इस प्रकार से मिलाया हुआ है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि एंगल ABD, एंगल ABC, एंगल ABC बराबर एंगल ABD, एंगल ABD, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है। ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, ठीक है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रेंगल CAB जो होगा, ट्रेंगल त्रिभुज जो CAB होगा वह किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला त्रिभुज जो होगा वह इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, है कि नहीं है। क्योंकि किसी भी 2 त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए, कॉन्ग्रेंट होने के लिए कम से कम दोनों त्रिभुज की 2 भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण आपस में बराबर होना चाहिए। अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो 2 त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए, कॉन्ग्रेंट होने के लिए दोनों त्रिभुज के कम से कम 2 भुजा और उन दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ट्रेंगल CAB को और ट्रेंगल DAB को ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों ट्रेंगल में क्या कॉमन है, जितनी लंबाई इसका है उतना ही लंबाई ये है, पहली बात। दूसरी बात कि ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये एंगल x डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये वाला साइड अगर दोनों ही ट्रेंगल में इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि AB जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है वह दोनों ही ट्रेंगल का क्या है, कॉमन साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड जो है वह ट्रेंगल CAB का भी है और ट्रेंगल DAB का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही ट्रेंगल जो है वह कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किससे होगा, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ट्रेंगल CAB कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल हो जाएगा किसके, ट्रेंगल DAB का, ट्रेंगल DAB का, ट्रेंगल DAB का, यानी दोनों ट्रेंगल जो होगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे, साइड एंगल साइड से। चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु जो है वह अरुण से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु, यानी उसकी सिस्टर की आयु जो है वह, सिस्टर की आयु अगर जो है वह 18 ईयर्स है, अगर 18 वर्ष है, और अरुण की आयु जो है वह सिस्टर की आयु से 8 वर्ष ज़्यादा है, तो अरुण की आयु जो होगा वह कितना हो जाएगा, 18 + 8 यानी कि 26 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 2x × 4 की पावर 12 × 8 की पावर 3 इक्वल टू ये है 16 की पावर 11, 16 की पावर 11 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। हम सबको अच्छे से पता है कि गुना में बेस समान रहने पर पावर आपस में जुट जाता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बेस को सेम करते हैं। तो ये भी 2 का बेस है, ये भी 2 का बेस है, सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x × 2 की पावर 2 होल टू द पावर क्या होगा 12। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए 4 की पावर 12 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल टू द ब्रैकेट की पावर 12 है। तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर हो तो उस दशा में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए 4 की पावर 12 को हमने डायरेक्ट 2 की पावर 24 लिख दिया। 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 2 की पावर 24, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इक्वल टू 16 की पावर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस समान रहने पर पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 24 और 9 हो जाएगा कितना 33। तो ये हो जाएगा x +
33 अब बराबर ये हो जाएगा 16 की पावर 11। अब एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी बराबर के दोनों तरफ बेस समान हो, जब भी बराबर के दोनों तरफ बेस समान हो तो उस दशा में पावर भी आपस में समान हो जाता है। तो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, लेकिन बेस को हम सेम कर सकते हैं। कैसे? तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो ये होगा 2 की पावर 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 33 अब इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 44, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो बेस समान रहने पर पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 33 अब बराबर 44। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल में दिया हुआ है कि x बटे y बराबर 2/3 है। ठीक है, 2/3 3/2 है, 3/2 है। हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए वैल्यू हम लोग रख ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। नीचे हो जाएगा कितना? 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे 5 तो 9 4 13/5 13/5 जो ऑप्शन है लगा दीजिए 13/। सवाल में दिया हुआ है कि थीटा एक न्यून कोण है तो कॉस सेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो है वह 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए के बराबर है। तो हर का मान कितना होगा? मतलब कि ए की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ए की वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। सवाल में दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वह है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे ए के बराबर है। तो बताइए इस ए का मान कितना होगा? बहुत आसान सवाल है। आप इसको जब आप बाहर करोगे तो बाहर मत कीजिए, सबसे पहले इसको बताइए। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा अब माइनस कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब बराबर में इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए, 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे तो सेम ही है, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बराबर में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे ए हो जाएगा। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब एक बात और बताइए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, कुछ भी कीजिए उसके साथ 1 ही होता है। तो हम लोग जब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो ये बना देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस कॉस थीटा। मतलब फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे ए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके पावर 1 से इसको हम खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? ए की वैल्यू बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ए का मान जो हो जाएगा वह होगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया? 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर, कुछ भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 साल के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होती है, तो 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शांति है और कीर्ति है, ठीक है। तो इसके उम्र का जो अनुपात है, वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वह 7:3 है। तो इसका वर्तमान उम्र अगर 7x होगा तो कीर्तिका की जो वर्तमान उम्र होगी वह 3x हो जाएगी। सवाल में कहा है कि 5 वर्ष के बाद शांति की आयु जो है वह 40 वर्ष हो जाती है। तो अभी वर्तमान उम्र जो है वह शांति का है 7x, तो 5 साल के बाद शांति की उम्र इतनी हो जाएगी। सवाल में कहा 5 साल के बाद इसकी उम्र जो है वह 40 हो जाती है। तो 7x + 5 की वैल्यू 40 है, मतलब कि 7x की वैल्यू 35 है, मतलब कि x की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ से शांति की वर्तमान उम्र आपको मिल जाएगा कितना? 35 साल। और कीर्ति की वर्तमान उम्र जो हो जाएगी वह हो जाएगी 7 या 21 साल। हमसे पूछा जा रहा है कि 5 साल के बाद कीर्ति की आयु कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 5 है ना, हाँ x की वैल्यू 5 है तो ये 15 हो जाएगा ना। तो 5 साल के बाद कीर्ति की उम्र जो हो जाएगा वह हो जाएगा 20 साल, 20 ईयर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक ग्राफ है और कहा इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दो कंपनियां हैं, कंपनियां ए और कंपनियां बी, ठीक है, और इसको जो है वह 1000 की संख्या में उत्पादन हो रहा है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि दो कंपनियों ए और बी का उत्पादन संख्या 1000 में है, ठीक है। कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक का उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल में आपको दिया गया है तो सवाल के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जो इस तरह का जो सिंबल है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, इस तरह का जो सिंबल है ऐसे करके जो सिंबल बनाया गया है, ये सिंबल जो है वह ए का है, ए का सिंबल है, ठीक है, और बी का जो सिंबल है वह इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए के लिए 2015 से जो 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि ए के लिए 2015 से 2016 तक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2015 में ए का उत्पादन जो था वह 5000 था, क्योंकि 1000 में बोला गया है। तो ए का उत्पादन जो है वह 2015 में कितना था, 5000 था, जबकि 2016 में इसका उत्पादन जो हो जाता है, 2016 में इसका उत्पादन जो हो जाता है वह गिर जाता है और कितना हो जाता है, 4000। कितना हो जाता है, 4000। इस सवाल में दिया है कि 2015 में ए का उत्पादन 5000 था और 2016 में ए का उत्पादन जो है वह 4000 हो जाता है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 1000 की कमी हुई है, कितने पर, 5000 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही परसेंट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 30 से 30 1/5 कहने का मतलब होता है 20%। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मिलीमीटर की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मिलीमीटर की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, मीटर प्रति मिनट, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितना होगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अगर 100 मिनट तक उसने 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से तय की है, तो 100 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। एवरेज स्पीड जो होता है वो आप सबको अच्छे से पता होगा, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर 100 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 20 की स्पीड से चल रहा है तो कुल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। फिर कहा है कि अगले 50 मिनट में वह 70 की स्पीड से चल रहा है, तो अगले 50 मिनट में 70 की स्पीड से उसने कुल इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा। और इस दूरी को वह कुल कितना मिनट में तय कर रहा है, 50 + 100 यानी 150 मिनट में तय कर रहा है। तो यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 7 × 5 = 3500, तो 2000 अब प्लस 3500 यानी कि 5500, ये हो जाएगा कितना, 5500, अब बट्टे कितना हो जाएगा 150। ये होगा 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 5 × 15 और 5 से ये कैंसिल होगा कितने बार में, 11 बार में। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 110/3 मीटर, 110/3 मीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर, कुछ भी था नहीं। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने टाइप 3 को सॉल्व किया है और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग टाइप 4 को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस बुक को समाप्त भी करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम लोग टाइप 4 को पढ़ेंगे, सेट 4 को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।